Good morning, friends. Welcome back. So, come, let's finish the chapter which we have started in our earlier video. In our previous video, that is the first chapter of Business Studies, Nature and Significance of Management. This is the second video of the chapter, and we will start discussing the part which we left undiscussed in our previous video. So, till objective we have discussed. Now it's time to discuss the importance of management. We have discussed the meaning of management and all other things. Now it's time to discuss the importance of management. जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था और हम लोगों ने देखा था कि मैनेजमेंट एक कंपलसरी, अनअवॉइडेबल, अनसेपरेबल पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। हम चाहें या ना चाहें, मैनेजमेंट वहाँ पे होगा। मैनेजमेंट कैसा होगा, दिस इज़ ऑन अस, बट मैनेजमेंट होगा या नहीं होगा, दिस वी कैन नॉट फॉरबिड। इसका हम लोग कोई बिना मैनेजमेंट के कोई काम हम नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट शुरू कब हो जाता है, जैसे ही हम लोगों ने कोई भी गोल अपना सेट किया, कोई भी गोल निर्धारित किया, द सेम टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट्स। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने लेवल्स वगैरह भी डिस्कस कर लिए थे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वी हैव डिस्कस्ड। इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारी ये अगले चैप्टर में से हमारे आने वाले चैप्टरों में हमें ये इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट। लेट मी रीच द टॉपिक इन द बुक। आई एम नॉट फॉलोइंग द सीक्वेंस इन माई वीडियोज as per the books, so there is a problem. These all things we will discuss in this video. We will see management is an art or science. So importance of management, as I told you that we cannot avoid, वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, और हम लोगों ने देखा भी है कि मैनेजमेंट, एक अच्छे मैनेजमेंट की वजह से कुछ एग्जांपल्स हमारे बुक में दिए गए थे, एनसीईआरटी की बुक में। टाटा का एग्जांपल है हमारे पास, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इनके सक्सेस में मैनेजमेंट की अहम भूमिका है, नो वन कैन डिनाई। ये हो सकता है कि एक समय पे हमें मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस हर समय न दिख पाए, लेकिन वी कैन नॉट डिनाई। तो पहला पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, ग्रुप गोल्स। एज वी आर डिस्कसिंग बिजनेस स्टडीज, सो वी अज्यूम दैट वी आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग। तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, उसको रीच करने के लिए, उसको इफ़ेक्टिवली रीच करने के लिए, एफिशिएंटली रीच करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जैसे ही हमारा गोल सेट होता है, हमारा मैनेजमेंट उसके हिसाब से शुरू करना, मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। जैसे अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है और मेरे पास आधे घंटे का समय है, तो मैं आराम से जाऊंगा। और मेरे पास अगर बाइक है तो मैं आराम से जाऊंगा। तो मेरा गोल है और मेरे पास रिसोर्सेज एनफ है, तो मैंने मैनेजमेंट थोड़ा सा आराम से जाने का मैनेज कर लिया और मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है और मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है, तो आई विल मैनेज माई टाइम, बिकॉज माई टाइम इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड बट वेरी मच लेस। तो मैं वहाँ पे मैनेज क्या करूँगा, मैं अपनी स्पीड को मैनेज करूँगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊँ दिए हुए समय में। तो दैट इज़, जैसे हम लोग अपना गोल सेट करते हैं तो मैनेजमेंट शुरू होता है। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे गोल को रीच करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए
मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड थिंग इन योर बुक इज गिवन एफिशिएंसी। जैसा मैंने कहा कि गोल सेट है, अब हमें उस गोल तक पहुंचने के लिए जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से सारी प्लानिंग करनी है। तो मैनेजमेंट, जब चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं तो ये चीज़ें हमारी एफिशिएंटली, एफिशिएंट का मतलब हम लोगों ने देखा था कि इन लेस कॉस्ट इफ़ वी आर अचीविंग द टारगेट इट इज़ कॉल्ड एफिशिएंट। तो मैनेजमेंट, द एम ऑफ अ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। वी कैन सी विद एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टाफ है जो कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर कैपेसिटी है, बट वी हैव नॉट, लेकिन हम लोगों ने उसे उसकी कैपेसिटी का काम नहीं दिया है, इट मीन्स वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्स। उस स्टाफ की कैपेसिटी को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। ही कैन डू बेटर थिंग्स, मोर थिंग्स, बट वी आर नॉट टेकिंग हिम, वी आर नॉट यूजिंग हिज कैपेसिटी। तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या हेल्प करेगा हमारी? मैनेजमेंट हमें हेल्प करेगा थ्रू इट्स द फंक्शन स्टाफिंग टू कीप द पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। उनकी योग्यता के अनुसार हम उनको काम देंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट हमें हमारे काम को एफिशिएंटली करने में मदद करता है। तो हमारा इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिखा हमने। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, dynamic which can change, which can digest the change, which can change very frequently. So it is generally seen that individuals in an organization resist change as it often means moving from a familiar, secure environment into a newer and more challenging one. तो हमें being a human being, we always restrict ourselves. We show that we are not willing to change very frequently. और मैनेजमेंट हमें यहीं पे हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल अडाप्ट टू दीज चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। अगर हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई बदलाव आ गया है जिसकी वजह से कुछ चेंजेस, कंपलसरी चेंजेस हमें करने हैं, तो ये मैनेजमेंट ही है जिसके थ्रू हम आसानी से उस चेंज को इंजेक्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक इंडिविजुअल हमेशा हरदम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। वो हमेशा चेंज करना नहीं चाहता। मैं कहीं पर रह रहा हूँ तो मैं आराम से वहाँ पे पड़े रहना चाहता हूँ। मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो मैं आराम से वहाँ पे जॉब करते रहना चाहता हूँ। मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं आराम से एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैनेजमेंट मुझे उतनी फैसिलिटी देता है, मेरी पेमेंट इंक्रीज करने की बात करता है, तो मैं क्या करूँगा? मैं उस चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू करूँगा। तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या हेल्प करता है? मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक। डायनेमिक मीन द ऑर्गेनाइजेशन रेडी टू डाइजेस्ट द फ्रीक्वेंट चेंजेस। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी हम लोगों ने बात किया कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को रिसीव करने में, अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। और मैनेजमेंट हमारे पर्सनल गोल को भी इनडायरेक्टली अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे? इफ देयर इज, वी कैन अगेन टेक अ केस कि अगर हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो वी कैन नॉट गेट आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स फुलफिल्ड। नो, नॉट अ चांस। एक असंतुष्ट एम्प्लॉय कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प नहीं कर सकता है। दीज ऑल आर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय इंटेलेक्चुअल्स थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि अपनी फैमिली में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, एंड तो
can we assume that he will his 100% or 80 leave 100%, his 80% productivity I will get if he is not concentrating on his work, क्योंकि उसके दिमाग में तो उसकी फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है। तो उस प्रॉब्लम की वजह से उसके प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ने वाला है, और उसकी प्रोडक्टिविटी पे अगर असर पड़ेगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट उस एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन का ख्याल रखता है। मैनेजमेंट इस बात का हिसाब किताब रखता है कि हमारा एम्प्लॉय हेल्दी है कि नहीं, मेंटली हेल्थ उसका मेंटेन करना, उसका फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना, उसका वर्किंग कंडीशन मेंटेन करना। पता चला कि मैं ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं बिजली का काम करता हूँ, चारों तरफ कटे फटे तार करे, मेरे पास न जूते हैं रबर के, न मेरे पास ग्लव्स है रबर के, तो मैं काम करने में डरूंगा और डरने की वजह से मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करेगा ताकि मैं निडर होकर काम करूं और मेरी प्रोडक्टिविटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिले। तो दिस इज हाउ मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये सारी बातें हम लोगों ने अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस भी की थी कि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ होती हैं जिनको पूरा करना उसकी एक जिम्मेदारी होती है। और सोसाइटी हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेक होल्डर होता है, मे बी एज अ कस्टमर, मे बी एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मे बी आवर मैनेजर्स, मे बी एज एम्प्लॉइज। स्टेक होल्डर का मतलब आप समझ रहे हैं, anyone who is related with the organization is the stakeholder। स्टेक होल्डर का मतलब हुआ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो सभी लोग हमारे स्टेक होल्डर हैं। हमारे अगर मेरी कोई कंपनी है, उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, और रिटेलर, होलसेलर, एम्प्लॉयज़, लेबरर्स, कस्टमर्स, मैनेजर्स, तो उस सोसाइटी से जो सोसाइटी से हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर आते हैं, अगर वो सोसाइटी ठीक नहीं होगी तो हाउ कैन वी से दैट इन लॉन्ग रन वी आर गोइंग टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स? नो, अगेन नॉट पॉसिबल। तो हेल्दी सोसाइटी कैन प्रोड्यूस healthy citizens, and healthy citizens, among healthy citizens we can get healthy employees or healthy stakeholders. We can see things। और BST की पढ़ाई करते समय एक बात को हमें दिमाग में रखना है कि we are going to face the case studies। case studies, circumstantial conditions in which these concepts are going to be applied, and we have to search, we have to find, we have to select that which concept is used in that conditions. They may ask us to use one condition among these studied conditions। हमसे पूछा जा सकता है कि आपने जितनी भी कंडीशंस पढ़ी हैं, इस केस में कौन सी कंडीशन अप्लाई की जानी चाहिए, या फिर अगर किसी केस में अप्लाई किया गया है तो हमसे पूछा जा सकता है कि कौन से कंडीशन, कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। तो केस स्टडीज़ के लिए आप तैयार रहें। उस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए ये डिस्कशन ज़रूरी है। अदरवाइज सिर्फ नोट्स प्रिपरेशन इज़ नॉट एनफ। If we are talking about your exams, and exams are important, we know it, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है और मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को कैसे कैटेगराइज करके हम लोगों ने 3-4 पॉइंट्स में देखा है। अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और जिसमें ये मैनेजमेंट हमें ग्रुप गोल्स, पर्सनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हमारा मैनेजमेंट हेल्प करता है।
नाउ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, क्या कह सकते हैं हम मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट, लेट्स रेफर द बुक. मैनेजमेंट इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन. मानव सभ्यता जब से शुरू हुई, मैनेजमेंट तब से है. ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि वी आर डीलिंग अ थिंग, वी आर डीलिंग अ कॉन्सेप्ट विच वी आर यूजिंग फ्रॉम आवर बर्थ. जन्म से ही हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज उसको पढ़ने का मौका मिला है हमको. क्योंकि अब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक लोड है कि क्या है, क्यों है. बट बिल्कुल बी रेडी दैट यू आर गोइंग टू स्टडी समथिंग which you have not studied before, but you have used it from your the time when you, जब से आपने अपना होश संभाला है तब से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. You managed to learn cycle, you managed to study several things, several subjects. स्कूल में जाके एक ही बार में कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे आप, पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आप लोग मैनेज कर रहे हैं. तो मैनेजमेंट यही है. हमारा गोल क्या है? सिलेबस कंप्लीशन. अब मेरा गोल है मेरे अकाउंट का सिलेबस कंप्लीशन करना, मेरे बीएसटी का कंप्लीट करना, और आपका है कि आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीशन आपका एम है. उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं. तो मैनेजमेंट, इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में बी कंसिडर द डिस्टिंग्विशिंग feature that separate civilized society from uncivilized ones. The earliest management practices were a set of rules and regulations that grew out of the experience and governmental and commercial activities. तो मैनेजमेंट धीरे धीरे चीज़ों का जब प्रबंधन शुरू हुआ तो जिस तरीके से हमारी सिविलाइजेशन में रूल्स बने होंगे, आपको लगता है कि आपको किसी ने बैठ के रूल लिखा होगा कि हमें अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, यंगर्स को का ख्याल रखना चाहिए. ये रूल्स कैसे जनरेट हुए? किसी ने पहले इसका इस्तेमाल किया होगा और उसको उसका फ़ायदा मिला होगा, तो उसने अपने आने वाली पीढ़ी जनरेशन्स में कहा होगा कि नहीं, इस तरीके से हमें अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये सारी चीज़ें. तो धीरे 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 ये चीज़ें हमारे जहन में बैठ गई और ये इन लोगों ने एक रूल का स्वरूप ले लिया. उसी तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग कॉमर्स हेयर, तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी करते करते लोगों ने देखा कि ये काम करने से फ़ायदा हो रहा है, ये काम करने से नुकसान है, तो उन्होंने रूल बनाया कि नहीं, ये काम नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको नुकसान पहुंचने वाला है. ये काम आपको करना है, इससे आपको फायदा होने वाला है. जैसे कि कीप योर कस्टमर सेटिस्फाइड, सिंपल रूल इन बिजनेस. तो अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको बेनिफिट ही होने वाला है. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी लॉस फ्रॉम योर सेटिस्फाइड कस्टमर. इवन योर सेटिस्फाइड कस्टमर कैन फाइट फॉर यू, बिलीव मी. So, the term management today has several different connotations that highlight the different aspects of its nature. Study of management has evolved over a period of time along. तो जैसा मैंने कहा कि सिविलाइजेशन के साथ ही मैनेजमेंट पैदा हुआ, तो मैनेजमेंट बहुत पुरानी चीज़ हो गई. और जैसे मैंने कहा कि हर एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ ऐड होता चला गया, तो मैनेजमेंट एक डीप सब्जेक्ट भी बन गया, काफ़ी पुराना, काफ़ी डीप. तो मैनेजमेंट की स्टडी होने लगी. अब मैनेजमेंट की स्टडी होती है तो हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट, एज एन आर्ट और एज अ साइंस. तो लेट्स स्टार्ट द वेरी important discussion that whether management is a science or an art or both. Believe me, this discussion is going to make concepts clear in your mind that. So let's discuss management as science. हम लोग डिस्कशन अपना शुरू करते हैं कि मैनेजमेंट को पहले हम साइंस मानते हैं, और जब साइंस माना तो पहले तो साइंस के बारे में जानते हैं.
साइंस किन चीज़ों पे काम करता है? कॉज एंड इफेक्ट्स पे बेस होकर काम करता है, कारण और प्रभाव। ये काम करूंगा तो ये प्रभाव पड़ने वाला है। मैं एक झपड़ मारूंगा अपने सामने वालों को तो सामने वाला हो सकता है मैं भी झपड़ मारे। फॉर एग्जाम्पल यूजलेस। लेकिन बिजनेस में देखते हैं कि अभी मैंने बोला आपको कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे तो प्रॉफिट देगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो प्रोडक्टिविटी हमारी मैक्सिमम रहेगी। तो कॉज एंड इफेक्ट साइंस में जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स किए उनके, और ऑब्जर्वेशंस के आधार पे उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का निर्माण किया। उन्होंने बताया कि अगर मैनेजमेंट में ये काम किया जाए तो उसका बेनिफिट श्योर होना है, मैनेजमेंट में अगर ये काम किया गया तो उसका नुकसान हमें पक्का मिलने वाला है। तो कृपा करके ये काम न करें और ये काम करें। तो देयर आर लॉट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स डिसाइडेड अर्लियर बाय इंटेलेक्चुअल्स ऑन बेस्ड ऑन देयर एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स डन ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों ने देखा कि साइंस जो भी होता है वो कॉज और इफेक्ट, रूल्स और कॉज और इफेक्ट्स पे काम करता है, फिर उसके आधार पर रूल्स और प्रिंसिपल बनाता है, और इस रूल्स और प्रिंसिपल का आधार क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस होते हैं। जो एक्सपेरिमेंट किया उससे ऑब्जर्व किया और उसके बाद उन्होंने रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाए। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा काम होता है। मैनेजमेंट में भी रूल बने हुए हैं कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखेंगे तो ही इज गोइंग टू गिव यू 100% प्रोडक्टिविटी। भले ही आपको लगता है कि आपने एम्प्लॉय को असंतुष्ट रख के भी अपना काम कर लिया, बट इन लॉन्ग रन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। Tata established a whole city for its employees, for the society, good educational institutions, good hotels, good roads। इससे क्या हुआ? अगर टाटा को लगता है कि ये सब वेस्ट है तो टाटा अभी 150 साल तक एग्जिस्ट नहीं कर पाता। लेकिन टाटा तो अभी लग रहा है मुझे कि अभी आने वाले और 100-200 साल तक एग्जिस्ट करेगा इजीली, क्योंकि उनकी जो बेस है वो बेस किस पे आधारित है? गुड मैनेजमेंट पे। तो हम लोग ने देखा कि मैनेजमेंट को एक साइंस की तरह भी लिया जा सकता है। नाउ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। कोई चीज़ को कैसे करना है इसका एक थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब हमें कह दिया गया कि कस्टमर से आप कोई भी काम पर्सनलाइज्ड, मतलब कि हमारे पास जो थियरी है, जो प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं, उनको हम लोग एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज इट अकॉर्डिंग टू द करेंट सिचुएशन, करेंट सिनेरियो। और इस करेंट सिचुएशन में जब हम किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, दैट बिकम्स एन आर्ट। अभी एग्जांपल लेते हैं मैंने ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे कस्टमर से को सेटिस्फाइड रखना है, लेकिन जो कस्टमर मुझसे बदतमीजी करेगा, जो मुझसे मेरे ऊपर मुझसे चीटिंग करेगा, तो कैन आई कीप हिम सेटिस्फाइड? नो, देन आई हैव टू ट्रीट हिम अकॉर्डिंगली। तो प्रिंसिपल तो है, वो सही है, बात है कि कस्टमर संतुष्ट रहेगा तो मेरा फायदा है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कस्टमर, विच टाइप ऑफ कस्टमर वी आर डीलिंग। तो वी कैन से मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस और एन आर्ट। अगेन नाउ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो जैसा हम लोगों ने देखा है कि फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट स्टार्ट्स बिगिंस। तो अगर हम लोग मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन की तरह चूज करें तो वी आर नॉट मेकिंग द डील ऑफ लॉस। तो मैनेजमेंट एक बेहतरीन प्रोफेशन भी साबित होगा। हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है हमें, वेदर इट इज़ ए स्कूल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, a non-profit making organization, everywhere. So let's see what points we have in our book.
In science, in our book also given systematized body of knowledge, a sequence, cause and effect. For example, the phenomena of an apple falling from a tree towards the ground is explained by the law of gravity. तो आप लोग एक बार बुक जरूर रीड करें, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो लेट मी नो. You would also have observed that organizations look for individuals with specific qualification experience to manage them. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करने वालों की ज़रूरत होती है. वो हर ऑर्गेनाइजेशन ढूंढता है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के, अच्छी योग्यता वाले मैनेजर्स मिले जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज करें. हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए उनको एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर की ज़रूरत होती है. हर जगह है. तो अगर हम लोग इसको मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन की तरह चूज कर रहे हैं, नथिंग बैड इन इट. इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस. और हम लोगों ने देखा है कि अब कॉर्पोरेट बिजनेस के बढ़ने की वजह से मैनेजर्स हर लेवल पे मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो मैनेजर एज अ management as a profession is very fruitful. Now the word coordination, the essence of management, the next point in your book, that is coordination. What is coordination? Coordination का मतलब होता है समन्वय. समन्वय का मतलब होता है कई लोगों द्वारा किए गए काम को एक जगह इकट्ठा करना और उसका कोऑर्डिनेशन करना. जैसे कि अभी देखते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो यू हैव टू कंप्लीट हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़. ये 5 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है आपके, इनको कंप्लीट करना है. तो 5 डिपार्टमेंट है, पांचों डिपार्टमेंट में 5 टीचर हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं. तो देयर इज़ अ कोऑर्डिनेटर इन आवर स्कूल हु इज़ टेकिंग केयर, हु इज़ सुपरवाइजिंग एवरीथिंग, वेदर ऑल 5 आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली और नॉट, वेदर दे आर डूइंग द वर्क एफिशिएंटली और नॉट. तो कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, सब लोग मिलके एक कंप्लीट सिलेबस, एक सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, क्लास 12th के सिलेबस को. तो अगर उनके 5 लोगों के एफर्ट से अगर कोई सिलेबस कंप्लीट होता है, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन. एंड इफ इन अकाउंट्स समवन इज असिस्टिंग द अकाउंट्स टीचर, that becomes a different example. Okay, so coordination integrates group effort. कोऑर्डिनेशन क्या करता है, अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा किए गए मेहनत को, किए गए प्रयास को जोड़ता है. दैट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. कोऑर्डिनेशन में 11th क्लास में 12th क्लास का जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, मेरे और साथी टीचर्स पढ़ाते हैं, उन सबको एक जगह जोड़ने का काम करता है कौन, कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्रोसेस है. दिस इज़ द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो जब मैनेजमेंट ही ख़त्म नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन कैसे ख़त्म हो सकता है. परवेसिव कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. जितने भी मैनेजर हैं, मैनेजर का मतलब ही गॉट सम डिफरेंट डिपार्टमेंट टू टेक केयर ऑफ. एक मैनेजर का मतलब होता है कि वो कई डिपार्टमेंट्स का देखभाल करने वाला है, और जब वो कई डिपार्टमेंट का देखभाल करने वाला है तो उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा सारे डिपार्टमेंट से मिलके. कि मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे काम होते हैं. मोबाइल का ले लेते हैं. मोबाइल एक डिपार्टमेंट स्क्रीन बना रहा है, कोई बैटरी बना रहा है, कोई अदर चिप्स वगैरह बना रहा है, कोई उसका मदरबोर्ड बना रहा है. तो इन सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना कि आपको मुझे 500 देना है, अगर 500 मोबाइल डिलीवर करना है, मैं मैनेजर हूँ, तो मुझे सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि सबके पास रॉ मटेरियल है कि नहीं, ये टाइम पे सब लोग मुझे 500 पीसेस अपने अपने डिलीवर कर रहे हैं या नहीं.
और जैसे डिलीवर होगा उनको असेंबलिंग में भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके। लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। सारे मैनेजमेंट फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन एक माला में धागे के काम करता है, एक हार में धागे का काम करता है। कौन? मैनेजमेंट। प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, वॉट एवर इट इज, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। एंड एज वी डिस्कसिंग कोऑर्डिनेशन, द वन वर्ड pops up here, that is cooperation, another word which has very importance in management. कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। और कोऑपरेशन क्या हुआ? इन द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर कई लोग एक काम को करने में अगर कोई आपकी मदद कर रहा है, दैट बिकम्स कोऑपरेशन। और बहुत सारे काम मिलके एक बड़ा काम कर रहे हैं, तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। सो गाइस, दिस इज माय पार्ट and I have almost discussed all the parts of this chapter, and if any part left let me know. तो हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप लोग नोट्स प्रिपेयर कीजिए और आपकी बुक में केस स्टडीज़ दी गई हैं, केस स्टडीज़ पे काम कीजिए। किसी केस स्टडी में प्रॉब्लम है तो सेंड मी द पिक, I will see and I will try to get my feedback on that. We'll discuss on that case study especially. And again I'm instructing you, my instructions are again same: notes preparation, problems like case studies, start solving questions, and keep giving me feedback and let me know your doubts, and start subscribing and